शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इंटरकनेक्टिंग सेट ऑफ कंप्यूटर्स विथ कॉन्टैक्ट विद ईच अदर बाय यूजिंग ट्रांसमिशन मीडिया इज कॉल्ड नेटवर्क। शेयर्ड डिवाइसेस मतलब कि रिसोर्सेज होते हैं और सर्विसेज होते हैं, कैन बी शेयर्ड विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। अब ये रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो होते हैं डेटा, प्रिंटर, फैक्स, मोडेम और सीडी ड्राइवर्स। इतने सारे होते हैं, ये होते हैं रिसोर्सेज। और ये इंटर नेटवर्क सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है? डेटाबेसेस, फाइल्स या फिर फोल्डर्स या सॉफ्टवेयर्स, इतने होते हैं। ठीक है। ऑल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर मस्ट बी फॉलो दीज प्रोटोकॉल्स, दैट इज द सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल्स फॉर द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा। जो हम डेटा ट्रांसफर करते हैं किसी भी सर्वर को या फिर किसी भी यूजर को, तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं या फिर उसको कह सकते हैं हम रूल्स। उस रूल्स को फॉलो करके हमें डेटा ट्रांसफर करना होता है। हम इसका यूज कैसे करते हैं? जो नेटवर्किंग होती है उसका हम यूज कैसे करते हैं? एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन और प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन। एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन मतलब कि व्हेन अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब कि एक टाइम पे 2 से 3 कंप्यूटर एक दूसरे को कनेक्टेड है, देन द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंप्यूटर कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर इन फास्ट वे एंड इजी वे। मतलब कि हम यहाँ पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन एक दूसरे को दे सकते हैं। मान लो कि तुम क्या करते हो कि एक मोबाइल डिवाइस से दूसरे मोबाइल डिवाइस को फाइल ट्रांसफर करते हो। ठीक है। अब तो पहले तो हम जैप यूज करते थे, अब हम फाइल्स यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए। नियर बाय शेयर हम यूज करते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज कर रहे हैं। ये हो गई इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज। अब शेयरिंग हार्डवेयर रिसोर्सेस। अब मुझे बताओ, पहले के टाइम पे इंटरनेट था क्या? नहीं था एक्चुअल में। अब यूएसए का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एट द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द इंटरनेट, जब वो शुरू हुआ था उस टाइम पे बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ यूजर्स, मतलब कि जो गवर्नमेंट जो थे वो ही अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते थे इन शॉर्ट वे। बट अब क्या हो गया है? इंटरनेट इतना बढ़ चुका है कि हर एक यूजर के पास इंटरनेट है। तो शेयरिंग हार्डवेयर रिसोर्सेस में उस टाइम पे इन यूएसए जो डेटा एक बैंक में रहता था, स्टोर किया जाता था, वो दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए वो केबल नेटवर्किंग यूज करते थे। ठीक है। अब हम क्या यूज करते हैं? हार्डवेयर के साथ हम डेटा ट्रांसफर करने के लिए पेन ड्राइव यूज करते हैं, प्रिंटर्स हो गए, फ्लॉपी ड्राइव्स हो गए या फिर सीडी ड्राइव्स हो गए। उस टाइम पे वैसे में बहुत ही बड़ी, मतलब कि 5 फीट की हार्ड डिस्क ड्राइव्स थी, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर की जाती थी। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने थ्रू केबल्स कनेक्शन बढ़ाया। ठीक है। और धीरे धीरे करके इंटरनेट शुरू हुआ। प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन, मुझे बताओ, तुम्हारा जो तुम जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, तुम्हारा डेटा मोबाइल में ही स्टोर रहता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो सारा का सारा डेटा किस पे स्टोर हो जाता है? एक सर्वर पे। वो सर्वर क्या करता है? वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तुम्हारे फोटोज हो गए, वीडियोज हो गए, तुम्हारा जो भी डेटा है, तुम जो गूगल ड्राइव पे डेटा स्टोर करते हो, वो क्या कर रहा है? प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन, वो सारे के सारे सर्वर साइड पे स्टोर कर। ठीक है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इज प्रिजर्व्ड इन अ नेटवर्क ऑन द स्पेसिफिक स्टोरेज डिवाइस एंड इट कैन बी मेड अवेलेबल टू ऑथराइज्ड पर्सन। गूगल ड्राइव सिर्फ और सिर्फ जिसने अपना जीमेल आईडी लॉगिन किया है उसको ही एक्सेस है। ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने ईमेल आईडी मेरे डिवाइस पे लॉगिन किया, मैं दूसरे पर्सन का डेटा में एक्सेस कर सकता हूँ क्या? नहीं। ऑथराइज्ड पर्सन जो कि मैं खुद हूँ, मैं ही सिर्फ एक्सेस कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव द पासवर्ड एंड आई हैव द आईडीज। प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, मुझे बताओ, ऑथराइज्ड यूजर्स, मेरा लैपटॉप है, उसका पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है। ठीक है। अब मेरा लैपटॉप कहीं पे गुम हो गया और किसने भी वो उठा लिया, वो समझ लो हैकर है, वो एक तरह से अनऑथराइज्ड पर्सन हो गया। ठीक है। क्योंकि मेरा वो डेटा उस लैपटॉप में स्टोर है। तो प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन करने के लिए ऐसे ही द इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड सोर्सेज। दिस वे द प्राइवेसी इज मेंटेन्ड फॉर द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। जो भी हम इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डालते हैं, हम उसको दूसरा कोई भी एक्सेस ना कर पाए, इसलिए
उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। जो भी ये नेटवर्क इंस्टॉलेशंस थे पहले के टाइम पे, वो 3 तरह के होते थे: centralized network installation, distributed network installation, and collaborative network installation. This type of networks have the central computers only input, central computers जैसे कि हमारा सर्वर हो गया, only input and output devices connected to all the other computers. The central computers known as computers are called as dumb terminal, as nodes, or work as a mainframe of the computer network. सेंट्रलाइज नेटवर्क इंस्टॉलेशन होते हैं, यहाँ पे हमारा होता है सर्वर, और ये बाकी के सारे जो पीसीज हो गए या फिर तुम्हारे मोबाइल डिवाइसेस हो गए, ये सारे के सारे एक नोड है। लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, तुम जब डेटा शुरू करते हो किसी भी सर्वर से कनेक्ट हो जाते हो। जब तुम इंस्टाग्राम ओपन करोगे, तुम पहले तो उस सर्वर से कनेक्ट हो जाओगे। इंस्टा मैंने इस डिवाइस पे, नोड मतलब कि हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस हो गए, मोबाइल डिवाइसेस हो गए, या फिर टैब हो गया। जब तुम इंस्टाग्राम खोलते हो तो इंस्टाग्राम के जो सर्वर्स होते हैं उसके साथ डायरेक्टली वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे होता है सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क इंस्टॉलेशन। एक मेन फ्रेम होता है जिसको मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं। नेट कैफे में तुम जब जाते हो तब क्या होता है कि एक नेट कैफे में 5 पीसीज है, मॉनिटर्स है, ये 5 मॉनिटर्स है। अब ये 5 मॉनिटर्स एक ही सीपीयू से कनेक्ट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? एक ही सीपीयू से कनेक्ट किए जाते हैं, और ये सीपीयू एज अ मेन फ्रेम वर्क करता है, ठीक है। ये सीपीयू ये 5 ही मॉनिटर्स के काम अकेले हैंडल करता है। तो ये हो गया सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क इंस्टॉलेशन, जहां पे एक मेन फ्रेम या फिर एक सीपीयू को मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं और डेटा ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड। इन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क इंस्टॉलेशन, दिस प्रोसेसिंग इज डन विथ ईच नोड इज इंडिविजुअल वे they are connected. This because the new PCs are with high processing capacity and high memory. Using this concept, more amount of data get processed in a less amount of time increases the efficiency. अब ये क्या बोल रहा है मैं बताता हूँ। ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो नेटवर्क इंस्टॉलेशंस होते हैं, हमारे ये पीसीज हो गए, ठीक है। ये हमारे क्या है? पीसी है। हर एक पीसी को हम या फिर जो भी पुराने वाले सिस्टम्स थे वो नोड कहते थे, और हर एक नोड की प्रायोरिटी सेम रहती थी। यहाँ पे हम एक सर्वर यूज करते थे, हम यहाँ पे एक सर्वर या फिर एक मेन सीपीयू यूज करते थे, जहाँ पे सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते थे। बट इन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क इंस्टॉलेशंस में यहाँ पे कोई भी सर्वर या फिर कोई भी मेन फ्रेम नहीं रहता। यहाँ पे सारे के सारे जो नोड्स है या फिर तुम्हारे कंप्यूटर्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे देखो, ये पीसी इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये और इससे कनेक्टेड है, ठीक है। हर ये पीसी इन 5 पीसी से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई भी मेन फ्रेम यूज किया गया है क्या? नहीं किया गया। ये डिवाइस क्या कर सकता है? तुम्हें इंडिविजुअली डेटा ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने हर एक नोड को एक नंबर दे दिया। यहाँ पे 1 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5। ये हर एक नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड किया गया है, ठीक है। अब इस नोड जो 0 है, अब ये मेरा है, समझ। मुझे क्या करना है? मुझे नोड 3 को डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो ये कनेक्शन है, ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 6 नोड्स हो गए। ये 0 को भी काउंट कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये 3 को डेटा ट्रांसफर करना है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे मेन फ्रेम है क्या? नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये पीसी से डायरेक्ट में डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ नोड 3 को या फिर कंप्यूटर 3 को। हर एक इंडिविजुअल पीसी without any disturbance to other computers या फिर other nodes, you can transfer your data to that particular node, या फिर तुम्हारे कंप्यूटर को तुम डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। अब मुझे बताओ, मुझे ये दूसरे नोड से मुझे थोड़ा सा डेटा ट्रांसफर करना है। मुझे इमेजेस ट्रांसफर करनी है इस 4th नोड को।
मुझे पता है कि यहाँ पे ये पाथ मैंने पहले ही तैयार किया गया है। हर एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इंडिविजुअल कनेक्टेड है। तो मुझे बताओ, मैं ऐसे करके डेटा ट्रांसफर करूंगा क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा, सीधे ये जो 2 है उसके साथ एक वायर कनेक्टेड हो चुकी है, तो मैं इस 4 नोड को डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर करूंगा। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क इंस्टॉलेशन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5। ठीक है। अब इसमें जब मैं डेटा नोड 2 से नोड 4 को डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं, तब अदर पीसीस डिस्टर्ब हो रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे दूसरे कौन सी भी पीसीस एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ये जो मैंने कनेक्शन किया है 4 और 2 के साथ, अब ये मेरी वायर खराब हो गई। ठीक है, अब ये मेरी वायर अचानक से खराब हो गई, तो मैं क्या करूंगा, इस थर्ड वाले को भेज दूंगा और उसके बाद ये फोर्थ वाले को चला जाएगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। इस पीसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा और वो डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर भी कर सकता है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क इंस्टॉलेशन। सेंट्रलाइज में हम एक ही मेन फ्रेम यूज करते हैं और एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, मुझे डेटा ट्रांसफर करना है। इन सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क इंस्टॉलेशन में मुझे 4 से लेके 1 तक 4 नंबर नोड को एक नंबर नोड को डेटा ट्रांसफर करना है। तो ये पहले डेटा इस मेन फ्रेम में जाएगा और उसके बाद ये डेटा 1 को चला जाएगा। अब यहाँ पे तुम कनेक्शंस देख सकते हो। इन सेंट्रलाइज में एक ही मेन फ्रेम होता है और उस मेन फ्रेम को मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट किए गए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलैबोरेटिव नेटवर्क इंस्टॉलेशन। अब इसमें हमारा जो इंटरनेट है वो एक कोलैबोरेटिव नेटवर्क इंस्टॉलेशन है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पीसी या फिर कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिसोर्स को कनेक्ट किए गए होते हैं, जो कि होता है हमारा इंटरनेट। This is also called as cooperative processing. This type of processing enables the computers in collaborative manner to share data, resources, and services. An example of this type of network is internet browsing. यहाँ पे तुम क्रोम को सीधा कुछ भी सर्च कर सकते हो और वो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन हमें निकाल के देगा। हम ब्राउजर थ्रू इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं। ठीक है, यह होता है कोलैबोरेटिव नेटवर्क, मतलब कि मल्टीपल नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है और उसी से बनता है हमारा इंटरनेट। अब ये है हमारा लैन। LAN stands for local area network. LAN is a group of computers connected to each other in small areas. LAN is situated in a building as well as the campus. अब ये क्या कह रहा है कि LAN सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एरिया के लिए ही यूज किया जाता है। मतलब कि मैंने एक वाईफाई लगा दिया इन एक कॉलेज में और उसकी रेंज 40 मीटर तक ही है, उसकी रेडियस। ठीक है, उसकी रेडियस 40 मीटर तक ही है, तो वो हो गया सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के लिए। ठीक है, या फिर तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस हो गया, एक तुम वाईफाई लगा सकते हो और वही वाईफाई पूरे कॉलेज में तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, ये होता है लैन एरिया नेटवर्क, जहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया के लिए तुम नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल हमारी बिल्डिंग्स हो गई, या फिर हमारा घर हो गया, या फिर कॉलेज कैंपस हो गए। एक कंपनी भी हो सकती है, जो कि उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। डेटा ट्रांसफर एट हाई रेट, द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय नेटवर्क इज लिमिटेड। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ हमारा कैंपस, कॉलेज कैंपस, या फिर हमारा स्कूल हो गया, या फिर हमारा कोई भी जो कोर्ट्स होते हैं, उस एरिया में ही हम इस नेटवर्क की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लैन system consists of many PC terminals, but common control terminal is controlling this network known as server. अब ये हमारा राउटर है, जो कि हम यहाँ पे एज वाईफाई ले लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, मैंने ये वाईफाई मेरे घर में लगाया है। अब ये स्विच क्या करता है, इस वाईफाई से कनेक्टेड है और मल्टीपल जो हमारे पीसीज है वो लैन केबल से कनेक्टेड है। जो तुम हमारी लैब में जो ऑन द बैक साइड जो सीपीयू का कनेक्टेड है, वो व्हाइट कलर की वायर, वो लैन केबल होती है। जब तुम बोलते हो कि लैन इंटरनेट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, वो निकाल के फिर से लगा देता हूँ, वो होता है हमारा लैन केबल। ठीक है, अब मुझे सिर्फ बेस्ट एग्जांपल हमारी लैब ही है। मैंने क्या किया, मैंने एक वाईफाई बिठा दिया लैब के लिए
और वो वाईफाई एक लैब में जो पीसीज है वो उसी से कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ एक वाईफाई के लिए, और वो लिमिटेड एरिया है, बाहर वाले उसे एक्सेस नहीं कर सकते। उसका 20 मीटर का या फिर 5 मीटर का एक रेडियस होता है, उसी एरिया में वो अपना इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इस वाईफाई से या फिर इस राउटर से कनेक्टेड कौन होते हैं? हमारे लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल डिवाइसेस हो गए, हमारे टैबलेट्स हो गए, पीसीज हो गए, पीसीज मतलब कि हमारे जो लैब में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो, और हमारा प्रिंटर हो गया। ठीक है, इस स्विच से कनेक्टेड होता है, और ये स्विच इस राउटर से या फिर एक वाईफाई से। अब तुम जब देखोगे वाईफाई के ऊपर, राउटर के ऊपर एक ब्लैक स्विच बिठाया गया है, वहां पे सारे के सारे हमारे जो लैन केबल्स है पीसी के एक दूसरे से कनेक्टेड किए गए हैं। लैन का पता समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैन होता है। मैन इज अ पॉलिटन एरिया नेटवर्क। A man is smaller than WAN but is bigger than LAN. It is a medium size network and example हम ले लेते हैं तो हमारा एक सिटी का हो गया। मान लो कि सिटी इंटरनेट, तुम जब विटा में घूम रहे हो तो जब तुम वाईफाई शुरू करते हो तो तुम्हें सिटी इंटरनेट दिखाई देगा। तुम उससे कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर, मतलब कि जो भी तुम्हें इंटरनेट के साथ जो भी काम करना है वो तुम कर सकते हो। वो जो विटा में है एक सिटी इंटरनेट कह के, वो पूरे विटा के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, वो होता है मैन। अब मैन में हमारे मल्टीपल लैन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसी से बनता है हमारा मैन। जियोग्राफिकल एरिया लिमिटेड टू अ सिटी uses city telephone lines, fiber optic cables, slower than LAN but faster than WAN, high cost due to the expensive equipments। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब कि हमारे लैंस हो गए, वो हम क्या करते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, उसी से हमारा एक मैन बन जाता है वैन। हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इज लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेट working. A single WAN may be interconnection of number of LANs and MANs which are spread over various cities located in different states or in different countries across the globe। ये जो WAN एरिया नेटवर्क होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन मल्टीपल सिटीज में। जो ये मल्टीपल सिटीज में मैन नेटवर्क जो होता है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, या फिर हमारे लैन के साथ वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, उसी से बनता है वैन। अब मैन इन शॉर्ट, यहाँ पे हमारे जो लैन है वो मल्टीपल लैन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, एक दूसरे को कनेक्ट करके जो हमारे नेटवर्क बनता है वो होता है हमारा मैन। जो मैन का जो नेटवर्क बनता है तो वो सिटीज के लिए लिमिटेड होता है, जियोग्राफिकली लिमिटेड टू अ सिटी। देयर वॉज अ वाईफाई, जो कि सिटी इंटरनेट है, उसका नाम सिटी इंटरनेट है। तुम जो उसका मैन है, जो ओनर है उस इंटरनेट का, जो हमें इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तुम उसको कनेक्ट कर सकते हो, और ओवरऑल हमारे विटा में उसका इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, वो खुद प्रोवाइड करता है उस इंटरनेट को। यूजेस अ सिटी टेलीफोन लाइंस और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। अब ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो होती है इसमें डेटा बहुत ही फास्ट ट्रांसफर होता है, इज मच बेटर देन टेलीफोन लाइंस। इट इज स्लोअर देन लैन बट फास्टर देन वैन, क्योंकि एरिया 10 से 15 किलोमीटर का है। वैन का एरिया होता है ग्लोबली भी हो सकता है, ठीक है। हमारा जो मैन का जो एरिया होता है 10 से 15 या फिर 40 से 50 किलोमीटर का एरिया हो सकता है एक मैन का, इसलिए इसका नेटवर्क थोड़ा सा स्लो होता है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है बिकॉज ऑफ द इसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं मल्टीपल, हमें राउटर्स, हमें वाईफाई परचेस करने पड़ते हैं इस मैन को बिठाने के लिए। लैन हो गया हमारा एक लैब या फिर कॉलेज या फिर हॉस्पिटल या फिर एक होटल में, ये है हमारा लैन का नेटवर्क मैन में, ठीक है। ये एक सिटी के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इन वैन ये स्टेट के लिए होता है, या फिर कंट्री भी कह सकते हो, या फिर ये अक्रॉस द ग्लोबल भी हो सकता है। वैन और वाइड एरिया नेटवर्क इज लार्जर फॉर्म ऑफ इंटरनेट वर्किंग। A single WAN
may be interconnection of number of LANs and MANs which are spread over various cities located in different states or countries across the globe. In WAN, the links can be established by using cables, microwave towers, or maybe satellite links. It can be combination of two or more links. ठीक है, जो जियो के फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं, वो जो कि समुद्र के अंदर से हमें आ रही है, तो एक वो एक हो जाता है हमारा वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसकी कॉस्ट भी बहुत होती है, ये इसका एरिया भी बहुत बड़ा होता है, पूरा का पूरा इंडिया, जियो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा इंडिया कवर अप कर रहा है, तो इसका एरिया बहुत हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया। द डेटा ट्रांसफर इज एज कंपेयर्ड टू लैंड इज वेरी स्लो। द कनेक्शन मीडिया इज नॉर्मली और टेलीफोन लाइन्स टू अ इंटरकनेक्टेड लैंड्स। ठीक है, शायद वैन का भी पता चल चुका होगा, समझ में आ गया होगा। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। In client server configuration, this type of network, many users use network, but a master PC is called as server, controls and provides the services to these users. The user is making interconnection by requesting server to share the resources to access the program or a data. Google का सर्वर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। और गूगल का ये जो एक सिंगल सर्वर है, वो क्या ग्लोबली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये गूगल का जो ये सर्वर है, एक ग्लोबली हर एक यूजर्स को या फिर हर एक क्लाइंट को, हम जो यूजर्स है वो एक तरह से क्लाइंट भी हो गए, वो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। इन जो सर्वर्स होते हैं, इनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लॉगिंग की इंफॉर्मेशन, या फिर तुमने जो ड्राइव्स होते हैं, गूगल ड्राइव्स होते हैं जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के सर्वर्स हो गए जिसमें हम जो पोस्ट डालते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका डेटा हो गया, वो सर्वर के साइड में स्टोर किए जाते हैं। ये इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, या फिर बहुत सारे कंपनीज हो गए जो कि हमें इंटरनेट फैसिलिटी थ्रू जो हमें डेटा प्रोवाइड करती है, ये इंफॉर्मेशन सर्वर में सेव होती है। गूगल में तुमने सर्च किया, मुझे सर्च करना है गिव मी द इंफॉर्मेशन अबाउट HTML, तो वो क्या करेगा, गूगल सर्वर में वो हमारी रिक्वेस्ट सर्वर को जाएगी, सर्वर डेटा कलेक्ट करेगा, और जो कलेक्ट किया हुआ डेटा है हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम मोबाइल में क्रोम में सर्च करते हैं वैसे ही। दिस सर्वर इज हाई परफॉर्मेंस PC in a group and has highest operating speed, a large memory and big hard disk size. Each user behave as a client with server, hence is known as client server configuration. रिक्वेस्ट कौन करता है, हम क्लाइंट है। ठीक है, अब तुम मोबाइल में जब कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए, मान लो कि मुझे कार की इंफॉर्मेशन चाहिए, तुम नई कार खरीद रहे हो, तो तुम क्या करोगे, तुम मोबाइल डिवाइस से सर्च करोगे कि BMW M1। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। ठीक है, BMW M1, वो क्या होगा, ये रिक्वेस्ट हमारे स्विच को से लेके सर्वर में जाएगी। सर्वर क्या करेगा, उस जो BMW M1 है, इसकी इंफॉर्मेशन सर्वर में सर्च करेगा। जब उस सर्वर को वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो एज अ रिस्पॉन्ड हमें वो इंफॉर्मेशन लाके हमें स्क्रीन पे दिखा देगा। ये होता है क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। तुम जब मोबाइल में सर्च करते हो, ठीक है, मान लो कि तुमने BMW की इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए, BMW M1। ठीक है, तुमने इस डिवाइस पे सर्च किया, वो रिक्वेस्ट क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, वो रिक्वेस्ट होगी। तुम रिक्वेस्ट क्या कर रहे हो, मुझे BMW M1 की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, स्विच से लेके हमारे सर्वर में चली जाएगी। ठीक है, और ये सर्वर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को सर्च करेगा। जैसे ही उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो एज अ रिस्पॉन्ड तुम्हें वो इंफॉर्मेशन लाके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। पहले हम भेजते हैं रिक्वेस्ट, और उसके बाद वो सर्वर को चली जाती है, और हमें एज अ रिस्पॉन्ड हमें वो इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है। यही होता है क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट
होता है हमारा पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरह ये वर्क करता है। पी टू पी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हर एक नोड माने कि हमारे कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। हर एक दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है, तो वो वायर से कनेक्टेड होते हैं। एक नोड क्या करेगा, रिक्वेस्ट डाल देगा दूसरे नोड। अब मैंने यहाँ पे ये ले लिया 0, ये 1, 2 और 3। नोड 0 क्या कर रहा है, नोड 0 नोड 2 को रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो नोड 2 क्या करेगा, एज अ रिस्पॉन्स उसको इंफॉर्मेशन वो भेज देगा। या फिर नोड 0 को कोई भी डेटा नोड 3 को ट्रांसफर करना है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन नोड 3 को भेज देगा। अब इसमें नोड 1 को और नोड 2 का इंटरेक्शन हो रहा है क्या, मतलब कि वो बीच में आ रहे हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या कर रहे हैं, 0 एंड 3 ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके उनके जो इश्यूज है और जो उनका रिक्वेस्ट है वो फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे नोड 1 और नोड 2 एक दूसरे उनके बीच में नहीं आ रहा। ये होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, मतलब कि एक नोड से दूसरे नोड को डेटा ट्रांसफर करना और जो बाकी के नोड्स है उनके साथ विदाउट एनी इंटरेक्शन वो डेटा ट्रांसफर करना। In this type of network there is no such relation like server and client, but each PC is have equal rights. Each node is communicating with each other directly. There is no this is known as peer-to-peer configuration. The hardware of each peer is almost standard and equal. ठीक है, तो इस पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं, विंडोज 95 हो गया, विंडोज 98 हो गया, 2000 हो गया, विंडोज NT हो गया और लिनक्स हो गया। अब एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्किंग, ईमेल हो गया। ईमेल इज अ इलेक्ट्रॉनिक मेल, दिस messages can be sent electronically over a network or internet. For sending or receiving a email address, we use email address for that. ठीक है, मुझे कोई भी मेल किसी स्टाफ को भेज देना है, तो मैं क्या करूंगा, एक ईमेल डाल दूंगा जो कि उस यूजर को आइडेंटिफाई कर देता है। अब मुझे बताओ, मुझे डेटा ट्रांसफर करना है मेरे दोस्त को, ठीक है, मैंने नाम लिया तन्मय, ठीक है, तन्मय @gmail या फिर जो भी होता है mail.com, ऐसा मैंने कुछ दे दिया, ठीक है। अब ये ईमेल एड्रेस जब मैं सेंड करने के लिए डाल दूंगा, जिसको मुझे सेंड करना है, तो वो उसी को सेंड होगा, दूसरे को बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। Nowadays email services are provided for free of cost by a lot of websites. The user needs to register with the company so you can send your mails to other users, ठीक है। ये यूजर नीड्स टू रजिस्टर विद द कंपनी, हम गूगल में जीमेल निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद ही हमारे मेल्स हम ट्रांसफर कर सकते हैं। द यूजर कैन सेंड अ टेक्स्ट, वॉइस और पिक्चर ऑन अ मेल एज एन अटैचमेंट। अब मुझे बताओ, तुम्हें हेल्थ इश्यू है, ठीक है, डॉक्टर से तुमने वो स्लिप ली है और तुम मैनेजर को बोल रहे हो मुझे इलनेस, मतलब कि मैं बीमार हूँ, और एज अ रिस्पॉन्स तुम वो अटैचमेंट या फिर तो उस रिपोर्ट की फोटो डाल के उस मेल में अटैच कर सकते हो और थोड़े से टेक्स्ट डाल के वो भेज सकते हो मैनेजर को, ठीक है। तो ये होता है हमारे ईमेल्स। ई कॉमर्स क्या होता है, ये वेब टेक्नोलॉजीज होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ बिजनेस में, ठीक है। ये ई कॉमर्स का इन शॉर्ट में बता देता हूँ। जो ई कॉमर्स होते हैं, प्रोडक्ट तैयार कर रहा है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एक जो मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या करता है, उसके प्रोडक्ट इंडिया मार्ट में डाल देता है, और जो ई कॉमर्स कर रहा है, मतलब कि ई कॉमर्स का मतलब है मैन्युफैक्चरर दूसरा होता है, ठीक है, और जो ई कॉमर्स कर रहा है, मतलब कि मान लो कि मेरा भाई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है और मैं ई कॉमर्स का बिजनेस चला रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसका प्रोडक्ट गूगल या फिर फेसबुक एड्स में डाल दूंगा। वो कमीशन सिर्फ
उसका जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है उतना ही वो अर्निंग करेगा। बाकी का ऊपर का जो जो अमाउंट मैंने रखी है तो वो अमाउंट मैं अर्निंग करूंगा। मान लो कि मैंने एक डॉल रख दी, वो मैन्युफैक्चर मेरा भाई क्या कर रहा है, डॉल मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। उसकी कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी 50 है, 50 रुपीज है। मैं एक ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहा हूँ तो उस डॉल को मैं वेबसाइट पे डाल के उसकी कॉस्ट 250 रुपीज कर दूंगा। अब मुझे बताओ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, 50 है, और मैं बेच कितने में रहूं, तो 250 में, ठीक है। मतलब कि 80% प्रॉफिट मेरा है और 20% प्रॉफिट उस मैन्युफैक्चरर का है, मतलब कि मेरे भाई का है, ठीक है। ये होता है ई कॉमर्स बिजनेस। मैं क्या करूंगा, जो भी मुझे अननोन जो भी मैन्युफैक्चरर है मैं उसके एड्स इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे डाल दूंगा उसके एड्स, और उससे मैं 80% कमाऊंगा। ये हो गया मेरा 80% प्रॉफिट। और जो मैन्युफैक्चरर है उसको सिर्फ और सिर्फ वो जो जितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उतनी ही वो अर्निंग करेगा, ठीक है। ये होता है ई कॉमर्स बिजनेस। ऑनलाइन ट्रेडिंग nowadays very important feature of the internet. The websites are created to set a business, so the geographical boundaries has become fade due to the internet and e-commerce, ठीक है। जो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का बोल रहे हैं, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो सारी की सारी ऑनलाइन ही होती है। अब मुझे बताओ जो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स है या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट है, ये सारे के सारे बंद हो गए तो क्या हो सकता है, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक्स है, जब फॉरेक्स ट्रेडिंग बंद हो जाएगी इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकती है। हर दिन इन फॉरेक्स ट्रेडिंग 130 ट्रिलियन डॉलर्स लगता है। हर दिन 130 ट्रिलियन डॉलर्स हर एक कंट्री में से 130 ट्रिलियन डॉलर्स का किसी का प्रॉफिट होता है, किसी का लॉस होता है, ठीक है। और इंडिया से इंडिविजुअली 300 मिलियन या 300 से लेके 500 मिलियन डॉलर्स फॉरेक्स में लगता है। वर्ल्ड वाइड वेब जो हम सर्चिंग करते हैं या फिर किसी के साथ चैट करते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर रिसीव करते हैं किसी को दे के या फिर एक दूसरे के इंटरेक्ट कर चल रहा है वर्ल्ड वाइड वेब पे। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब खत्म हो गया तो हमारा जो इंटरनेट जो ऑनलाइन जो भी बिजनेसेस चल रहे हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। तुम ऑनलाइन चैटिंग भी नहीं कर सकते, जो तुम ईमेल्स भेज रहे हो वो भी बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा चैट। यार ये चैट का तो तुम्हें पता ही है, तुम एक दूसरे के साथ एक चैट रूम में जाके तुम चैट कर सकते हो। मान लो कि तुम चैट कर रहे हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ या फिर तुम्हारे दोस्त के साथ, ठीक है। ये होता है हमारा चैट। It is and one internet application. It is cheap as compared to talk on the telephone lines. Chatting as same as a local telephone calls, but यहाँ पे हम टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं, टेलीफोन में हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। Using program the user need to get the connected in a chat session and can communicate to anybody in the world. इंटरनेट शुरू करो, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तुम किसी से भी चैट कर सकते हो। The website has chat program. The chat program has different chat rooms. The user have to log in the chat room, get access in the particular chat room and start chatting with the user connected in that room. तुम ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, अमंग अस खेली हो। अमंग अस में क्या होता है कि 10 प्लेयर्स होते हैं जो कि एक गेम में कनेक्टेड होते हैं, या फिर तुम पबजी ले सकते हो, वो भी एक तुम्हारी रूम हो गई। 100 प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। ऑल वो जो तुम्हारी वॉइस होगी या फिर ऑल पे डाल के तुम कम्युनिकेट कर सकते हो एक दूसरे के साथ। वहां पे हम वॉइस से कनेक्ट करते हैं, बट एज एग्जाम्पल चैट रूम का एज एग्जाम्पल देके यहाँ पे तुम कम्युनिकेट कर सकते हो एक दूसरे के साथ। वॉइस मेल, तुम अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके मेल में तुम भेज सकते हो। द वॉइस मेल इनेबल्स टू connect computers to telephone and to incorporate telephone voicemail message with the PC. This is called a telephony. This involves moving voicemail messages from phone to LAN and distribute to different clients. ठीक है, voicemail का होगा। FTP, File Transfer Protocol. It is a protocol for sharing file between networks. FTP enables user to log on
टू रिमोट होस्ट। यूजर लॉगिन किए होते हैं can inspect directories, manipulate, execute commands on host. FTP also has capability of transferring files between dissimilar hosts. FTP में यूजर क्या कर सकता है, डायरेक्टरीज मतलब कि हमारे फोल्डर्स हो गए, विंडोज में तुम फोल्डर्स देखते हो बट इन लिनक्स उसको डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी ये लिनक्स का वर्ड है। लिनक्स भी हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी ही होती है बट मोस्ट ऑफ द जो हैकर्स होते हैं वो लिनक्स यूज करते हैं किसी भी डिवाइस को या वाईफाई को या फिर किसी भी कंप्यूटर को हैक करने के लिए। लॉग्ड इन यूजर कैन इंस्पेक्ट मतलब कि तुम चेक कर सकते हो, देख सकते हो डायरेक्टरीज को, उनको मैनिपुलेट मतलब कि उसमें कुछ तुम चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, चेंजेस कर सकते हो। एग्जीक्यूट कमांड ऑन होस्ट, उन जो डायरेक्टरीज है उसको एग्जीक्यूट होस्ट पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि तुम मान लो कि डायरेक्टरी में तुम्हारा C++ का कोड है, तुम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, कमांड्स को लेके तुम उस फाइल को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। एग्जीक्यूट कमांड्स मतलब कि तुम कमांड्स डाल के डायरेक्टरी में से कोई भी फाइल्स को डिलीट कर सकते हो। FTP also has capability of transferring files between dissimilar, एक होस्ट को एक मतलब कि हमारा जो मेन होस्ट है वो छोड़ के बाकी के जो होस्ट रहते हैं उसको भी तुम फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हो। यूजर ग्रुप BBS is a bulletin board service group. It enables several network users to communicate and to cooperate when solving a problem through shared documents management. Interactive conferencing, screen sharing, bulletin boards as example of groupware applications. अब यहाँ पे वो एग्जाम्पल क्या बता रहा है कि अभी के जनरेशन में हम गूगल मीट ले सकते हैं। गूगल मीट हम मल्टीपल यूजर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके हम हमारे मोबाइल की स्क्रीन शेयर करते हैं और डेटा शो करते हैं, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो इंटरेक्शन के थ्रू वो निकाल सकते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल जो IT इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जूम यूज करते हैं, एक दूसरे के साथ जूम से कनेक्ट करते हैं और जो भी क्वेरीज है या फिर कोई भी कॉन्फ्रेंस वो जूम एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब कि तुम्हारे हो गए रूल्स, जहां पे तुम्हें प्रोटोकॉल दिख रहा है तो उसको तुम समझ जाओ कि उसका मीनिंग है, प्रोटोकॉल का मीनिंग है हमारे होते हैं रूल्स। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, इट इज अ प्रोटोकॉल फॉर फाइल शेयरिंग बिटवीन नेटवर्क्स। FTP enables user to log on to remote host। अब FTP यूजर को क्या करता है, रिमोट होस्ट पे लॉग इन कर सकता है। अब बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। गूगल ड्राइव में मैंने गूगल ड्राइव की एक लिंक शेयर कर दी, ठीक है, उसमें मैंने सारा का सारा मेरा कोडिंग का जो डेटा है, मैं मतलब कि उसमें जो डेटा है, जैसे कि मान लो कि मैंने ये रख दिया, वेबसाइट मैंने बिल्डअप की है, ठीक है, उसमें मैंने सारा का सारा मेरा डेटा रख दिया गूगल ड्राइव में, ठीक है। तो उसको उसका मैं होस्ट हो गया और मेरे अंडर जो 5-6 लोग हैं वो क्या कर, उनको ही मैंने एक्सेस दे दिया, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, उस ड्राइव पे आ सकते हैं और उस फाइल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और उस फाइल को चेंजेस कर सकते हैं। ये एज ए एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, समझ लो, आसान ही है। तो लॉग्ड इन, वो मैं होस्ट हूं बट जो मेरे 5 जो लोग हैं, मेरे दोस्त हैं जो उस वेबसाइट पे या फिर कोई भी मेरा बिजनेस आइडिया है उस पर काम कर रहे हैं, तो उनको ही मैं एक्सेस दे सकता हूं, ठीक है। तो वो हो गए मेरे यूजर्स। यूजर कैन इंस्पेक्ट डायरेक्टरीज मतलब कि हर एक डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी माने कि हमारे फोल्डर्स हो गए, वो क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट मतलब कि उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसको मैनिपुलेट मतलब कि उसको उसमें जो कोड है मैंने डाले हुए उसमें वो चेंजेस कर सकते हैं डायरेक्टली। एग्जीक्यूट कमांड्स ऑन द होस्ट, वहां पे टर्मिनल ओपन करके वो कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं या फिर किसी भी एक फाइल को डिलीट कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं नए सिरे से। ये हो गया कमांड एग्जीक्यूशन। कमांड एग्जीक्यूट करके तुम नई डायरेक्टरी, नई फाइल तैयार कर सकते हो।
FTP also have capability to transferring data between dissimilar host। अब ये यूजर्स क्या कर सकते हैं, उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी अदर कोई होस्ट होगा या फिर दूसरा कोई भी मेरा दोस्त होगा जिसको मुझे डेटा शेयर नहीं करना, उसको भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, ये एज ए रियल लाइफ एग्जांपल मैंने बताया। ठीक है, ये पेपर में लिख के मत आना। ये हो गया हमारा FTP। पे देखो, तुम्हारा जो कंप्यूटर है वो क्या कर सकता है, कमांड्स डाल के फाइल को सर्वर के साथ डेटा शेयर कर सकता है, जो गिटहब होता है। बेस्ट एग्जांपल हो गया हमारा गिटहब यहाँ पे। ठीक है, गिटहब का यूज करके तुम तुम्हारी फाइल्स सर्वर में स्टोर कर सकते हो और सर्वर से डाउनलोड भी कर सकते हो। ये हो गया हमारा FTP। ठीक है, क्लाइंट एक फाइल को अपलोड कर सकता है और दूसरा जो यूजर होता है वो इतना ही है FTP में, मतलब कि डेटा ट्रांसफर करना, डेटा रिसीव करना, या फिर अनऑथराइज्ड या फिर डिसिमिलर होस्ट को डेटा तुम ट्रांसफर भी कर सकते हो। ठीक है, FTP में इतना ही होता है। हर एक फाइल जो तुम ट्रांसफर कर रहे हो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब तुम बेस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। जब तुम गूगल किसी भी अननोन पर्सन से तुम कोई भी डेटा या फिर फाइल डाउनलोड कर रहे हो और उसने तुम्हें एक ड्राइव की लिंक भेज दी, तो वो ऑथोराइज्ड है क्या, तुम्हें पता है कि वो आदमी कौन है? नहीं है पता। तो तभी भी फिर भी तुम उस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो, तो वो गूगल ड्राइव में तुम जब उस लिंक पे जाओगे तुम्हें एक वार्निंग आएगी। ठीक है, वो फाइल भी शेयर कर रहा है। वो एक प्रोटोकॉल होता है, वो जो विंडोज में आती है कि ये अनऑथराइज्ड पर्सन है, तुम्हें फाइल डाउनलोड करनी है कि नहीं। और जब तुम यस बोल देते हो तो वो प्रोटोकॉल भी हट जाता है और तुम उस फाइल को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। वो नोटिफिकेशन क्यों आती है? क्योंकि तुम्हें एक प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहा है, वो एक प्रोटोकॉल है। तुम यस बोल के वो प्रोटोकॉल को तुम ब्रीच कर रहे हो या फिर वो उस प्रोटोकॉल के तुम तोड़ रहे हो और वो फाइल डायरेक्टली तुम डाउनलोड कर रहे हो। ठीक है, ये होता है तुम्हारा FTP। समझ में आ गया? ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।